नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22 में रविंद्र कुमार। और आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 12 टाउन पार्क और यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं और इनसे जानेंगे, देखेंगे कि क्या मामला है। एडल्ट डिवाइन कोर्ट रेजिडेंस के लोग हैं ये, इनके फ्लैट इन्हें नहीं मिल पा रहे, काफ़ी टाइम इन्हें हो चुका है। लोगों ने अपने जीवन भर की पूंजी निवेश की है और हम दिखा रहे हैं आपको। ये लोग अपने फ्लैट लेने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, कई साल से ये संघर्ष कर रहे हैं। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। हम लाल किले से ये आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हम रियल सेंस में ये नहीं देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। कितनी जनता परेशान है, हर बंदा परेशान है। खाने को रोटी नहीं है लोगों के पास, रोजगार नहीं है लोगों के पास, कुछ करने को नहीं है। समय खराब करने के अलावा हमारी लीडरशिप और कुछ भी नहीं कर रही है। तो हमारी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हमें इस जल्दी से जल्दी इसका निर्वहन किया जाए। मुद्दा है कि हमारे फ्लैट्स जो हैं हमसे पैसे ले लिए गए, एक कमिटमेंट की गई कि किसी से 70% ले लिए, किसी से 80%, कई लोगों ने 100% पैसा भी दे दिया है। देखिए हमारा, मैं बता देता हूँ, संदीप कितना समय हो चुका है सर? मैं पूरा बता देता हूँ आपको। 2010 में एरा बिल्डर के नाम से यहाँ पे एक बिल्डर आया, बहुत बड़ा उसने एडवर्टाइजमेंट दी, बहुत बड़े लोगों को घुमाया, अखबारों में नाम, रेडियो में नाम, टीवी में नाम दिया। तो हम सब लोग उससे प्रभावित हुए और हमने 2010 से 2012 के बीच में बहुत अच्छे लेवल पे बुकिंग की। फरीदाबाद की अगर बात करें, 2 जगह उन्होंने काम किया 76 में, एक लो राइज और एक हाई राइज, जिसमें कि करीबन 2000 लोगों के फ्लैट हैं। इस तरह से पलवल में भी और गुड़गांव में भी उन्होंने फ्लैट बनाए। लेकिन 2014 आते आते वो बिल्डर भाग गया। ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने कुछ बैंकों के साथ मिलकर बैंकरप्सी की, अपने आप को दिवालिया घोषित कराया और हमारे केस को ज़बरदस्ती उठा के एनसीएलटी में डाल दिया, जिससे कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या सरकारें उसके अगेंस्ट कुछ काम ना कर सकें और वो सेफ हो जाए। आज 2010 से 2022 चल रहा है, हमें ना तो फ्लैट मिला है, ना हमारी कोई बात सुनता है, ना हम किसी को कानूनी रूप से कुछ कह सकते हैं। क्योंकि हमें बोला जाता है, लोअर कोर्ट में जाते हैं तो बोल देते हैं कि हायर कोर्ट में चलो, हायर कोर्ट में जाते हैं तो आपका तो केस पहले ही एनसीएलटी में चल रहा है। ना हम प्रधानमंत्री जी से कुछ बोल सकते हैं, ना हम मंत्रियों से बोल सकते हैं, ना हम मुख्यमंत्री जी से बोल सकते हैं। हम में से आधे जो लोग हैं वो इतने बुजुर्ग हैं कि वो घर से उठ तक नहीं आ सकते हैं। वो अपनी रिटायरमेंट का पैसा यहाँ पे लगाए फंसे बैठे हैं। मैंने अपने 27 लाख रुपए पूरे, मतलब मेरी ज़िंदगी भर की कमाई मैंने इसमें लगा रखी है और मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। हमें इतने शातिर तरीके से हमें ऐसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आपका केस तो कोर्ट में चल रहा है जी, जबकि कोर्ट में हमें पता है कि हमारी 1 तारीख पे हम खड़े होते हैं तो जो बायर की ओर से या आईआरपी की ओर से एक क्लॉज बता दिया जाता है कि इसमें इफ़ की जगह बट लगना था जी, आप 3 महीने बाद मिले। ऐसे कर करके हमारे 12 साल निकाल दिए गए हैं। आज जो ये जनता खड़ी है आपके सामने, ये जनता जवाब मांग रही है आप जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे, मंत्रियों से और जो कानून के रखवाले हैं उनसे, कि हम कोई पाकिस्तानी नहीं है, हम बांग्लादेशी नहीं है, हम रोहिंग्या नहीं है। हमने पैसे दिए हैं, हम देश के नागरिक हैं और हम ईमानदारी से अपना टैक्स दे रहे हैं। बट वो कहते हैं कि मैं ऐसे मुख्यमंत्री से बात करूंगा, लेकिन आज तक कोई बात नहीं हुई। जो आपके मामले में आईआरपी नियुक्त किया गया है, वो बायर्स के बारे में ज्यादा नहीं करता? नहीं, वो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे बारे में हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही है अभी भी। आईआरपी भी हमें, मतलब वो अंग्रेजी के सेंटेंस बोल बोल के हमें चुप करा देते हैं कि आपके केस में ये चल रहा है, लेकिन हमें नहीं पता हमारा क्या चल रहा है। जो एनसीएलटी में केस चले जाते हैं उसमें जो निविदा भरी जाती है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसको किसी दूसरे ग्रुप को देने के लिए, वो प्रोसेसिंग अभी चालू हुई है या नहीं? चालू हुई है, अभी चालू हुई है, लेकिन उसके लिए कहते हैं कि हम पैसा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। हाँ, 400। हाँ, यही फैसला अभी हो रहा है कि भैया कैसे किया जाए और पैसा दिया जाए। हमारे तो पहले ही डूबे पड़े हैं। जो बंद लिफाफे में एनसीएलटी में एक स्टेटमेंट आती है, उस पे आपने वोटिंग की है कि हमको इस पे एतराज है? क्योंकि कई बार होता है कि जो आईआरपी नियुक्त होते हैं वो आईआरपी दूसरी कंपनी से मिलके सेटिंग करके अपना कमीशन लेके और वो थोड़े पैसों के अंदर उस प्रोजेक्ट को दूसरी कंपनी को दिला देते हैं। नहीं, ये एक सांठगांठ का ही नतीजा है कि जो फैसला एनसीएलटी को 180 दिन के अंदर कर देना था, आज 4 साल हो गया इस चीज को। ये बिल्डर के साथ ऐसी जबरदस्त सांठगांठ है कि वो सेफ साइड में बैठे हुए, हम लोग बैंकों का ब्याज भर भर के हमारा जो है प्रिंसिपल भी एज इट इज पड़ा हुआ है। ब्याज भर भर के हम लोग गरीब हुए जा रहे हैं। जो बच्चों के पालन पोषण का पैसा उसको हम दिए जा रहे हैं। तो आपको एनसीएलटी का केस कहाँ पे चला हुआ है?
एनसीएलटी उदयराज पटवर्धन जो है वो देख रहे हैं, लेकिन वो भी बंदे ठीक नहीं लग रहे ठीक नहीं है वो। अभी तो मतलब निचले से ही अदालत ने आपका डिसीजन नहीं दिया, तो सुप्रीम कोर्ट की एनसीएलटी तो अभी बाकी है। अभी तो बाकी है, अभी नीचे से डिसीजन नहीं हुआ। 180 के बजाय 4 साल हो गए, 180 दिन के बजाय। जी ने 18 करोड़ तो अपनी फीस लगा ली है। पटवर्धन जी ने 18 करोड़ तो अपनी फीस बना ली है, और हमें तो कुछ दिया ही नहीं है। ये जो IRP नियुक्त होते हैं ये तो अपना पानी का बिल लगाते हैं, टैक्सी का बिल लगाते हैं, होटल का बिल लगाते हैं। बिल्कुल सर, यही हो रहा है। और जैसा हमें बायर्स ने बताया कि ये केस एनसीएलटी के अंदर चालू है और एनसीएलटी में भी इनका समाधान नहीं निकल पा रहा। फरीदाबाद में वैसे आए दिन कोई ना कोई बिल्डर धोखाधड़ी करता रहता है। इससे पहले भी एक पीयूष बिल्डर जिसके 2 मालिक थे, अमित गोयल एंड पुनीत गोयल। पुनीत गोयल की मृत्यु हो चुकी है, वो जेल में कोरोना टाइम के अंदर मर चुका है, और उनके पिताजी की भी डेथ हो गई थी जेल के अंदर ही, और आज अमित गोयल जमानत में बाहर है। उसी प्रकार एक केस और था SRS कंपनी का। SRS के बिल्डर्स मालिकों ने भी फरीदाबाद में घोटाला किया और वो भी जेल में गए, और उसमें से भी कुछ कंपनी की फर्म एनसीएलटी के अंदर चालू है और कुछ लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट के अंदर चालू हैं। फरीदाबाद को यदि हम घोटालों का शहर कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि या तो आए दिन कोई ना कोई घोटाला होता रहता है, और घोटालों का शहर ये फरीदाबाद बन चुका है। यहाँ जितने भी बिल्डर आते हैं, किसी एक आध हम बिल्डर के लिए तो नहीं कहते, अधिकतर बिल्डर यहाँ पर चोर सिद्ध हो चुके हैं। सभी ने बायर्स के साथ धोखा किया है। ये वही एरा बिल्डर है जो पहले एरा के नाम से काम करता था। इसने रेलवे में भी ठेके लिए हुए थे, और जब लोगों के साथ इसने धोखा कर दिया तो अपना नाम बदल कर एडल डिवाइन कर दिया। इसके पलवल में भी सेक्टर 6 के पास में प्रोजेक्ट है जो बंद पड़ा है, और फरीदाबाद में तो आप देख ही रहे हैं क्या हालात हैं। लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अपने फ्लैट के लिए तरस रहे हैं। जीवन भर की पूंजी इन्होंने फंसा दी। और एक युवा साथी हैं जो हमें बताएंगे इस मामले के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम मगन सत्संगी है। हमारा एडल सोसाइटी में हमने 10 साल पहले फ्लैट खरीदा था सन 2012 में। सब लोगों ने 50% पेमेंट कर दी है, और 10 साल से वहाँ पर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, और बिल्डर ने अपने आप को इंसॉल्वेंट कर दिया है, और वो आगे हमारे ऊपर अलग से अलग क्लॉज ला रहा है जिसमें वो पेमेंट भी बढ़ा रहा है। हमारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, हमारे जो CM हैं खट्टर जी से, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से और गवर्नर से सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हमें फ़्लैट मिले। हम इसमें नहीं है कि अब हम ज़्यादा पैसे दे सकें, हम चाहते हैं कि हमारा फ्लैट हमें सेम कॉस्ट पे मिले, और बस यही हमारी विनम्र विनती है सबसे कि जैसे भी करके हमारा एनसीएलटी में मामला सॉल्व करें और हमें हमारा फ्लैट दिया जाए। तो सर कितने साल हो गए आपको बुकिंग कराए हुए? हमें 10 साल हो गए, और 4 साल पहले ये स्टार्ट हुआ था। 2008 की बुकिंग स्टार्ट है, और आज 14 साल हो गए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। फ्लैट वैसे का वैसे ही है। तो कितने % पेमेंट सर आप दे चुके हैं? हम 17 लाख रुपए दे चुके हैं तकरीबन, जिसका अगर बैंक इंटरेस्ट ही लगाएं तो 40 लाख रुपए होता है आज 10 साल में। तो आज तक हमें उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, एज इट इज़ पड़ा हुआ है, और दूसरे बिल्डर को ये दे दिया गया है जो अब फीस बढ़ाएगा इसके अंदर, और जब फीस बढ़ेगी तो हम वो एक्स्ट्रा पैसा हमें अपनी जेब से निकाल के देना पड़ेगा। तो हम कैसे विश्वास कर लें कि जो नया बिल्डर आएगा वो हमें फीस एक्स्ट्रा देने के बाद भी हमें 4 साल में फ्लैट दे देगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम मिडिल क्लास आदमी हैं, टैक्स पेयर आदमी हैं, सैलरी कर करके हम गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स दे के हम उनको पैसे दे रहे हैं बिल्डर को, और बिल्डर जो है आराम से ऐश करके 6000 करोड़ रुपए का उसका सरकार ने अभी पिछले मानसून सत्र में माफ़ करा है। और हमने बैंक लोन लिया था, अगर हम बैंक लोन की एक किस्त ना दें गाड़ी की तो गाड़ी उठा के ले जाते हैं, फ्लैट की एक किस्त ना दें तो हमारा फ्लैट बेच देते हैं, हम सड़क पे आ जाते हैं। तो हम गरीब आदमी क्या करें कि 24 घंटे वो सरकार की टैक्स भी भरे, प्राइवेट जॉब भी करे, और कभी नाइट की शिफ्ट होती है वो भी करे। तो हम लोग कैसे अपना गुजारा करें इस हिंदुस्तान के अंदर? इधर तो आपका पैसा फंसा हुआ है, और उधर आपको जो अपने किराए पे जो मकान ले रखा होगा वहाँ पे भी दिक्कत हो रही होगी किराया देने के लिए। हम साथ में किराया भी भर रहे हैं, बैंक की EMI भी भर रहे हैं, अगर एक दिन डिले हो जाती है तो उसकी पेनल्टी भी भरते हैं, इंटरेस्ट, और हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। कोर्ट में अगर केस करते हैं तो 60,000 रुपये वकील को भी देते हैं केस करने के लिए, और कभी जज नहीं आता, कभी कुछ होता है, कभी डेट आगे मिलती है। 10 साल तो इसी में हो गई है ज़िंदगी, आगे पता नहीं अब हमें कब घर मिलेगा। कुछ लोग तो चले भी जा चुके हैं पिछले दौरान कोविड में, और कुछ के हस्बैंड जा चुके हैं, कुछ विधवाएं हैं हमारे साथ जो अभी भी एक छत के नीचे नहीं रह रहे।
अब केवल उम्मीद ही बाकी है। हमारी माननीय मोदी जी से उम्मीद गुज़ाहिर है हाथ जोड़ के कि हमें हमारे फ्लैट मिलें और हम लोग एक छत के नीचे, जैसे उनका था कि सबको 2022 तक घर मिलेगा, हमने तो पैसे भी दे दिए हैं, तो हम उनसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि हमें हमारे घर दे दिए जाएं। हमारी ये आखिरी उम्मीद है, इसके बाद हम और कुछ नहीं कर सकते। जी धन्यवाद। जैसे भाई साहब ने बताया, इन्होंने अपील की है मोदी जी से कि मोदी जी ने जैसे गरीब लोगों के लिए 2022 तक हर घर के लिए छत देने का वादा किया था, और इन लोगों ने तो अपने जीवन भर की पूंजी यहाँ लगाई है।